हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस व्हाट इज बायनोमियल एक्सप्रेशन, हाउ वी कैन एक्सपेंड बायनोमियल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज, some important results of binomial theorem. In today's class we are discussing further topics like general term of binomial theorem and middle term of binomial theorem. So first we discuss, students, general term of binomial theorem and middle term of binomial theorem. The topic of today class is general term of बायनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरल टर्म का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम क्या करें कि टर्म को किसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दें, उस वेरिएबल में हम 5 डालें एक्स की जगह और हमें क्या मिल जाए बच्चों? वो फिफ्थ टर्म मिल जाए। तो जनरल टर्म का मीनिंग होता है कि हमने समराइज करके टर्म की एक फॉर्म बना दी, एक इक्वेशन वाली फॉर्म बना दी, उसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और पर्टिकुलर टर्म मिलते जाएंगे। जैसे हमने कहा कि हमें इवन नंबर की एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, इस तरीके की सीरीज है बच्चों। तो इसका अगर हम जनरल टर्म देखेंगे तो बच्चों 2n हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आपने n की जगह 1 रखा, 2 इंटू 1 2 मिल गया। फिर हमें सेकंड टर्म निकालना है तो n की जगह हमने 2 रखा, 2 इंटू 2 4 मिल गया। फिर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह हमने 3 रखा, 2 इंटू 3 6 मिल गया। इस तरीके से जनरल टर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बच्चों। तो यहां पर इस सीरीज का जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सीरीज है, इवन का 2, 4, 6, 8, तो जनरल टर्म हमारे पास क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या हो गया? 2n। इसी तरीके से बच्चों बायनोमियल में हमें जनरल टर्म कैलकुलेट करना है कि अगर हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है तो उसमें हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं बायनोमियल की बच्चों, तो यहां पर हम एक्सपेंशन करेंगे x प्लस a की होल पावर n का, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में वही आता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि हमने x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा। अब आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन में हम लिखते थे समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n NCR, पहले वाले टर्म की पावर n माइनस r और सेकंड वाले टर्म की पावर r, ये लिखते थे बच्चों। समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n NCR, फर्स्ट जो टर्म आता है बच्चों, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं पावर n माइनस r और सेकंड टर्म की पावर हम क्या लिखते हैं बच्चों? r। इस तरीके से हम जनरल टर्म को चालू कर सकते हैं बच्चों। अब यहां पर अगर हम एक्सपेंशन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या लिखना है कि हमने क्या करा, r की जगह वैल्यू पुट करना चालू करा। तो NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, और इसी तरीके से बच्चों ये आगे चलता चला जाएगा। अब यानी हमें ये समझ में आ गया कि यहां पर ये टर्म्स हैं ऐसे मूव कर रहे हैं कि अगर r की वैल्यू 0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 डालेंगे तो सेकंड टर्म 2 डालेंगे तो थर्ड टर्म, इसी तरीके से बच्चों लास्ट टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा NCN x की पावर n माइनस n और a की पावर n। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बात हो रही थी कि जनरल टर्म कैसे लिखेंगे बच्चों। तो देखिए, आप अगर हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट टर्म है, यहां पर ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरीके से बच्चों टर्म्स चलते जा रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म में आप देखेंगे कि यहां पर जो r लिख रहा है वो 0 है, यानी एक कम है। तो अगर हम टर्म 1 की बात करेंगे तो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? टर्म 1 T1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे NC0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0। इसी तरीके से बच्चों अगर हम टर्म 2 की बात करेंगे तो NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, यानी अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो r की वैल्यू हर जगह क्या पुट हो रही है बच्चों? 1 पुट हो रही है। इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, टर्म 3 लिखेंगे तो NC2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ जाएंगी बच्चों। सो फ्रॉम अबव इक्वेशंस हम क्या दिखा सकते हैं बच्चों? हम बता सकते हैं कि TR+1 यानी टर्म R+1 को अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक कम आएगा, इसलिए मैंने यहां पर R लेना था, इसलिए मैंने यहां पर R+1 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। तो ये बच्चों इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। अब यहां पर हम r की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें टर्म मिलता चला जाएगा। देखिए जैसे हमने r की वैल्यू 0 पुट करी,
अब r की जगह 0 पुट करेंगे तो t 0 + 1 टर्म 1 हो गया। देखिए n/c 0 x की पावर n - 0 a की पावर 0। अब हमने r की जगह 1 पुट करा तो 1 + 1 2 टर्म 2, n/c 1 x की पावर n - 1 a की पावर 1। r की जगह 2 पुट करेंगे तो टर्म थर्ड, n/c 2 x की पावर n - 2 a की पावर 2। तो यही सीक्वेंस आगे चलता चला जाएगा बच्चों। तो यहां से आपको यह निकालना आ गया कि हम टर्म कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, जनरल टर्म लर्न कर लेना है कि tr + 1 की वैल्यू क्या होगी। वो होगी ncr, पहले वाले टर्म की पावर n - r और सेकंड वाले टर्म की पावर r। अब जो फर्स्ट टर्म रखा होगा बच्चों वो x की जगह रिप्लेस हो जाएगा और जो सेकंड टर्म एक्सपेंशन में होगा वो a की जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहां से हम किसी भी एक्सपेंशन का जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया tr + 1 = ncr x की पावर n - r और a की पावर r। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, जनरल टर्म समझ में आ गया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल से बच्चों हम समझेंगे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो यहां पर हम एक एक्सपेंशन डिनोट करूंगा मैं आपको, फिर वहां से मैं आपको जनरल टर्म निकालना दिखाऊंगा। अब बच्चों जनरल टर्म का फायदा क्या होता है, जैसे अगर हमें जनरल टर्म मिल गया तो हम उससे कर क्या सकते हैं, हम जनरल टर्म निकालते क्यों हैं। जनरल टर्म बच्चों इसलिए निकालते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक एक्सपेंशन हमें दिया है और उस हमसे पूछा गया कि 15 टर्म बताओ बच्चों। तो अब एक तरीका तो यह कि हम पूरा एक्सपेंशन लेके 15 टर्म तक और 15 टर्म बताएं बच्चों। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसका जनरल टर्म लिख लें। अब हमने जनरल टर्म लिख लिया बच्चों, तो अब वो कहेगा कि 15 टर्म बताओ। तो आपको क्या करना था बच्चों, t15 निकालना था। तो r की जगह tr + 1 लिखा था, 15 निकालना था तो r की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 14 पुट कर देंगे। यानी अगर आपको एक्सपेंशन में से कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालना है तो एक तरीका तो ये कि पूरा एक्सपेंशन निकाले फिर आप वो टर्म निकाले, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हमें नीड भी नहीं थी। तो जब भी आपको कोई डायरेक्ट टर्म निकालना है, मान लीजिए 15 टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, 28 टर्म निकालना है, तो उस केस में आपको क्या यूज आएगा, उस केस में आपको जनरल टर्म यूज आएगा कि आप जनरल टर्म निकालेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और पर्टिकुलर टर्म आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बच्चों और आंसर भी सही आता है। अब देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों यहां पर, फाइंड जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - y की होल पावर 6। अब बच्चों हमें यहां पर दिया है एक्सपेंशन हमें करना है x² - y की होल पावर 6। किसका करना है बच्चों, हमें करना है x² - y की होल पावर 6 का हमें एक्सपेंशन करना है। अब वो कह रहा है कि इसका जनरल टर्म फाइंड करिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि अगर आप इसमें समेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन r = 0 से लेके 6r, पहले वाले टर्म की पावर 6 - r और सेकंड वाले टर्म यानी -y की पावर r, यही हो जाएगा बच्चों। अब हमने क्या लिखना है बच्चों, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म बच्चों हम लिखेंगे तो देखिए tr + 1, अब क्या हो जाएगा ये 6cr, क्योंकि n की वैल्यू तो यहां पे 6 है बच्चों, ncr था। पहले वाला टर्म x² पावर 6 - r, सेकंड वाला टर्म था -y पावर r। अब एक तरीका तो यह कि इतना ही लिखा रहने दीजिए। दूसरा ये क्या है कि हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, -y है ना, 6cr, x की पावर इंटू कर दीजिए 12 - 2r, तो ये आपका हो जाएगा 12 - 2r, -1 की पावर r, y की पावर r। तो -1 की पावर r आगे आ जाएगा बच्चों, 6cr हो जाएगा x की पावर 12 - 2r और ये हो जाएगा y की पावर r। इतनी बात आपकी समझ में आई बच्चों, यानी ये आपका जनरल टर्म निकल कर आ गया। अब आपको जो भी टर्म निकालना है बच्चों वो आप यहां से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, पुट r = 0। तो टर्म 1 किसी की पावर 0 1, 6c0, x की पावर 12 और y की पावर 0। 6c0 की वैल्यू 1, तो बच्चों ये कितना निकल कर आ गया, x की पावर 12 निकल कर आ गया। तो आपको जब भी जनरल टर्म निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे ncr, पहले वाले टर्म की पावर n - r और सेकंड वाले टर्म की पावर r, माइनस प्लस जो भी आ रहा है वो उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपके पास जनरल टर्म निकल कर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों आप चाहें तो tr + 1 जनरल टर्म आप इसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं g.t लिख ले रहा हूं बच्चों जनरल टर्म को, और आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई कि हमने पावर को सॉल्व करके लिख दिया, और ऊपर वाली फॉर्म जो हमने जनरेट करी थी वो हो गई। तो दोनों एक ही बात कह रही हैं, तो जनरल टर्म आप यहां पे कहीं से भी निकाल सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बेनिफिट समझ में आ गया बच्चों। मान लीजिए कि वो कहता है कि फोर्थ टर्म निकालो, कौन सा टर्म निकालो, फोर्थ टर्म। अब T4 चाहिए बच्चों यहां पे, तो R की वैल्यू आपको एक कम पुट करनी पड़ेगी, 3, T4 हो जाएगा 63 x की पावर 12 माइनस 6 और y की पावर कितना हो जाता 3, तो ये आ जाता 63 x की पावर 6 y की पावर 3। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ जाता बच्चों, ये भी जनरल टर्म निकल कर आ जाता। तो ये यहां से आपको जनरल टर्म पता लग जाता कि जनरल टर्म क्या है। अब जनरल टर्म का बेनिफिट ये है कि उस एक्सपेंशन का आपको कोई भी टर्म निकालना हो, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और वो आपको निकल कर आ गया। समझ में आया बच्चों जनरल टर्म का बेनिफिट। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं इसका करके दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा इससे कि और क्या बेनिफिट है जनरल टर्म का। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन आया बच्चों 10th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12। अब हमें दिया हुआ है यहां पर कि हमें एक्सपेंशन किसका करना है बच्चों, हमें एक्सपेंशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12 का। अब उस एक्सपेंशन में हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, 10 टर्म निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे 10 टर्म के लिए। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 12। अब बच्चों हम जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म के लिए बच्चों हम लिखेंगे टी आर प्लस 1 12 सी आर। एन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 12 सी आर। पहले वाला टर्म एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर, सेकेंड टर्म 1 बाय एक्स होल पावर कितनी आ जाएगी आर, इतना ही आ जाएगा बच्चों। टी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, टी आर प्लस 1 में हो जाता है एन सी आर। एन की वैल्यू यहां पर 12 है बच्चों, तो 12 सी आर। मैंने कहता था पहले वाला टर्म एक्स स्क्वायर हो गया पावर एन माइनस आर, और सेकंड वाले टर्म की पावर आर, इतना आपको कर लेना है बच्चों। अब आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, या फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, तो 12 सी आर एक्स की पावर 24 माइनस 2 आर 1 ओवर एक्स की पावर आर। अब देखिए ये भी एक्स की पावर है, ये भी एक्स की पावर है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं 12 सी आर एक्स की पावर 24 माइनस 2 आर माइनस का आर, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाती है, 12 सी आर एक्स की पावर 24 माइनस 3 आर। ये आपके पास जनरल टर्म निकल कर आ गया। तो टी आर प्लस 1 की बच्चों आपके पास वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल कर आ गई। इसको आपने मान लिया कि ये आपका जनरल टर्म है। तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख ले, क्यों, क्योंकि जब हमें आर की वैल्यू पुट करनी पड़े तो आसानी से हमारे पास आंसर आ जाए बच्चों। अब उसने कहा था कि हमें टर्म कौन सा निकालना है बच्चों, T10। तो T10 को हम क्या लिखेंगे, T9 प्लस 1, क्योंकि हमें टी आर प्लस 1 फॉर्म में लिखना है। तो आर की वैल्यू अब कितनी पुट होगी बच्चों, 9 पुट होगी। तो ये हो गया 12 C9 एक्स की पावर 24 माइनस 3 इंटू 9। अब आपको 12 C9 है, तो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर बच्चों 24 माइनस 27। फैक्टोरियल 12 को आप ब्रेक करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 ओवर फैक्टोरियल 9 इंटू 6, और x की पावर बच्चों कितना हो जाएगा, ये x की पावर हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, यही हो जाएगा बच्चों। अब फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9, 6 से बच्चों ये 2 बार जाएगा 22 का 10 में इंटू करोगे तो 220 ओवर एक्स क्यूब। तो ये बच्चों आपके पास निकल गया टर्म 10। तो टर्म 10 की वैल्यू बच्चों आपके पास हो गई 220 ओवर एक्स क्यूब, यानी टर्म 10 आपके पास ये निकल कर आ गया। तो एक तरीका तो ये था कि आप पूरा बाइनोमियल एक्सपेंड करते तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है बच्चों। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जनरल टर्म का यूज कर लेते हैं। हमने जनरल टर्म निकाला, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करा। अब जो भी हमें टर्म निकालना 10, 12, 15 जो भी वो कह रहा है, यानी वो एक्सपेंशन में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो यहां से कहता कि 28 टर्म निकालो तो आप आर की जगह 20 रख देते। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें टर्म कितने आएंगे। पावर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बच्चों, 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो 13 से ज्यादा टर्म नहीं आ सकते। अब ऐसा मत करना कि आर की वैल्यू आप 20 रख दो, वो कहता कि 28 टर्म निकालो, आपने 28 निकाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा कि 28 टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका एक्सपेंशन में जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर जो n की वैल्यू है 12 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 13 होंगे। तो मैक्सिमम जो हमें टर्म्स मिल सकते हैं वो 13 मिल सकते हैं। तो हम 13 टर्म तक फाइंड कर सकते हैं।
उसके बाद तो एक्सपेंशन में ही टर्म नहीं है ना, अगर 28 कह देगा तो यहां तो आर की वैल्यू 20 पुट हो जाएगी, तो फिर कैसे करोगे। और दूसरा आपको यहां से पता लग जाएगा कि जब मैंने एमसीआर बताया था तो मैंने बताया था कि आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एन तक जाती है, तो आर की वैल्यू जो बड़ी से बड़ी है बच्चों यहाँ पे कितनी जा सकती है 12। मान लीजिए आप 20 रख देंगे तो 12 थी, 20 सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो आपका फैक्टोरियल आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये भी आपको पता है कि फैक्टोरियल पॉजिटिव में वैलिड होता है, नेगेटिव में वैलिड भी नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया बच्चों ये, ठीक, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं 30th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3√x की होल पावर 80। अब वो ये कह रहा है कि बच्चों हमारे पास जो एक्सपेंशन करना है वो करना है हमें 9x माइनस 1/3√x की होल पावर 18। अब इसमें हमें कौन सा टर्म निकालकर दिखाना है बच्चों, इसमें हमें 30th टर्म निकालकर दिखाना है। तो 13 टर्म निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। तो 9x 1 माइनस 3√x की पावर 18 है बच्चों। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 9x प्लस माइनस 1/3√x की होल पावर 18। अब आपने बच्चों लिखा जनरल टर्म, जनरल टर्म के लिए बच्चों g डॉट टी, टी आर प्लस 1 बच्चों कितना आया आपके पास एन सी आर, एन कितना हो गया बच्चों यहां पर 18, तो 18 सी आर, पहले वाले टर्म की पावर 9x की पावर 18 माइनस आर, सेकेंड वाला टर्म माइनस 1/3√x की होल पावर आर, यही हो गया बच्चों। अब आप क्या करिए यहां पर कांस्टेंट टर्म को अलग कर लीजिए, वेरिएबल को अलग कर लीजिए, तभी तो सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज हो पाएगा बच्चों। तो हमने इसे लिखा बच्चों 18 सी आर, 9 की पावर 18 माइनस आर, x की पावर 18 माइनस आर, माइनस 1 की पावर आर, अच्छा हो गया 1 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर आर और x की पावर आर बाय 2। अब ये हो गया बच्चों 18 सी आर, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, स्क्वायर लिखेंगे तो 36 माइनस 2 आर, x की पावर 18 माइनस आर, ये ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस का आर बाय 2, माइनस 1 की पावर आर और नीचे 3 की पावर आर। अब देखिए माइनस 1 की पावर आर आ गया 18 सी आर, 3 की पावर बच्चों 36 माइनस 2 आर था, ये माइनस आर और ऊपर चला जाएगा तो 36 माइनस 3 आर हो गया, और x की पावर बच्चों ये हो गया आपका 18 माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 आर ओवर 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आपको यहां पर ये टी आर प्लस 1 की वैल्यू हो गई। अब आपको जनरल टर्म मिल गया बच्चों, आपको निकालना क्या था 13 टर्म यानी टी 13, तो टी 12 प्लस 1, यानी अब आपको आर की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों 12 रखनी है। तो माइनस 1 की पावर 12, 18 सी 12, 3 की पावर 36 माइनस 3 इंटू 12, एक्स की पावर 18 माइनस 3 इंटू 12 बाय 2, यही हो जाएगा बच्चों। माइनस 1 की पावर 12 प्लस हो गया 18 सी 12, 3 की पावर 36 माइनस 36, एक्स की पावर 18 माइनस 18, 18 सी 12, 36 माइनस 36 किसी और जीरो की वैल्यू 1, 18 माइनस 18 जीरो की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपके पास 18 सी 12, यानी इस टर्म में आपके पास क्या नहीं बचा बच्चों x नहीं बचा। इस टर्म में आपके पास x नहीं बचा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आपको कि ये क्लियरली समझ में आ गया आपके पास यहां पर कि ये जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट आएगा, 18 से 12 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 टर्म में आपके पास क्या नहीं आ रहा, वेरिएबल नहीं आ रहा। तो बच्चों जब भी ऐसा आंसर आता है तो हम बोलेंगे कि 13 टर्म इज अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, 13 टर्म इज अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्सपेंशन में तो एक्स आना था लेकिन 13 टर्म में एक्स नहीं आ रहा था। तो कभी कभी हमसे वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, जनरल टर्म निकाल के एक्स की पावर को 0 के इक्वल रख देते हैं।
तो पहले तो हम जनरल टर्म निकालेंगे और x की पावर को 0 के इक्वल रख देंगे। तो x की पावर कितनी आई 18 माइनस 3r, इसको 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों, तो 18 इक्वल्स टू 3r/2। ये इधर आ गया 36 इक्वल्स टू बच्चों 3r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12। अब r की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो टर्म कौन सा हो जाएगा बच्चों 12 + 1 13 टर्म, यानी 13 टर्म क्या हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म हो गया। तो बच्चों ऐसा ही पूछा जाता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सप्रेशन विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म में जो x की फाइनल पावर आती है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, 0 के इक्वेट करने के बाद r मिल जाता है। अब r की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब है कि वो टर्म कौन सा होगा बच्चों, तो r की वैल्यू अगर हम 12 पुट कर रहे हैं इसका मतलब वो टर्म 13 हो गया। तो इस एक्सपेंशन का जो 13 टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी उसमें x नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर x की पावर जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो 0 होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये तो थे बच्चों आपके जनरल टर्म के कुछ एग्जांपल्स की, जनरल टर्म के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब अगला हम बात करेंगे बच्चों मिडिल टर्म का। किसकी बात करेंगे, मिडिल टर्म की, कि मिडिल टर्म क्या होते हैं, हम मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बच्चों जब भी हमसे मिडिल टर्म निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कितने मिडिल टर्म हैं और कौन कौन से मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए हमें यहां पर मिडिल टर्म निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अब बात आ गई मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसमें जो मिडिल वाला टर्म है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पे दो चीजें आएंगी बच्चों की, सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि किसी एक्सपेंशन में कितने मिडिल टर्म है, क्योंकि हर एक एक्सपेंशन में अलग अलग मिडिल टर्म होंगे। वो कैसे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो मिडिल टर्म 2 होंगे। कैसे, यानी मान लीजिए कि एक सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है 1 2 3 4 5 6 है, तो वहां पर 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिडिल तो हम बोल ही नहीं सकते। तो यहां पर थर्ड भी मिडिल में आता है और फोर्थ टर्म भी मिडिल में आता है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे बच्चों। अब मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है 1 2 3 4 5, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, 1 मिडिल टर्म। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने मिडिल टर्म आएंगे। वो कैसे पता लगेगा बच्चों, वो आपको पता लगेगा कि उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब इसके बाद आपको यह पता लग गया कि इसमें कितने मिडिल टर्म आएंगे, तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि मिडिल टर्म कौन सा टर्म है। यानी जब टोटल नंबर ऑफ 5 थे तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म था बच्चों, और अगर टोटल नंबर बच्चों इवन थे तो मिडिल टर्म कौन कौन से टर्म्स थे। अब आपको अगर टर्म पता लग गए कि ये टर्म मिडिल टर्म है, तो फिर तो आप r+1 से जनरल फॉर्म में वैल्यू पुट करके निकाल ही सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें x+a का एक्सपेंशन करना है, x+a की होल पावर n का, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है बच्चों। अब हमें पता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे, n+1 होंगे, क्योंकि अगर हम x+a की होल पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं बच्चों तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो हमेशा एक ज्यादा आता है। यानी अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर आएंगे, उस केस में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+1 निकल कर आएंगे, यानी एक ज्यादा निकल कर आएगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब यहां पे दो केस आए बच्चों कि इफ n बिलोंग्स टू इवन, अगर n किससे बिलोंग कर रहा है, इवन से बिलोंग कर रहा है। ये तो केस 1 आ गया बच्चों, और यहां पर केस 2 मैं लिख दे रहा हूं बच्चों। केस 2 हो जाएगा कि इफ n बिलोंग्स टू ऑड। अब n अगर इवन से बिलोंग कर रहा है बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, आप बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1, और ये बिलोंग करेगा ऑड से, क्योंकि अगर n इवन था तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऑड हो गया तो बच्चों यहां पर मिडिल टर्म, नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने हो जाएंगे बच्चों, 1, एक मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म बच्चों जो होगा वो कैसे निकलेगा, मिडिल टर्म बच्चों निकलेगा n+1/2 से। n+1/2 तो एक टर्म जो होगा बच्चों वो आपके पास मिडिल टर्म हो जाएगा। सॉरी, n की वैल्यू इवन थी तो यहां पे आप रखिए n/2 + 1/8 टर्म। तो n/2 + 1/8 टर्म जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए
अब मान लीजिए कि यहां पर n की वैल्यू 4 है, तो नंबर टर्म 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब मिडिल टर्म कौन सा आया था? थर्ड, तो 4/2 2 हो गया, 2 + 1 क्या आ गया? 3, यानी जो थर्ड टर्म था वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों जब इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n + 1 हो जाएंगे, वो ऑड हो जाएंगे। यानी मैंने आपको बताया जब ऑड होंगे तो मिडिल टर्म 1 निकलेगा। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा बच्चों? n/2 + 1th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। सेम बच्चों हम सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है, कोई बात नहीं बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे बच्चों? n + 1। ये किससे बिलोंग करेंगे? इवन से। अब इवन से बिलोंग करेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म, अब नंबर ऑफ मिडिल टर्म बच्चों यहां पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे बच्चों। अब वो कहेगा कि मिडिल टर्म निकालो बच्चों, तो यहां पे 2 मिडिल टर्म निकलेंगे बच्चों। एक तो निकलेगा n + 1/2th टर्म और एक निकलेगा बच्चों n + 3/2th टर्म। देखिए जैसे यहां पे n की वैल्यू 5 होती तो 6 टर्म हो जाते बच्चों, तो 5 + 1/2 थर्ड टर्म, 5 + 3 यानी 8, 8/2 यानी 4 टर्म। इतनी बात आपको समझ आई बच्चों? यानी अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको मिडिल टर्म निकालना है तो सबसे पहले यह देखना है आपको कि n की वैल्यू इवन है या ऑड है। अब n की वैल्यू इवन है तो एक मिडिल टर्म मिलेगा और n की वैल्यू ऑड है तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। ऐसा आप लर्न कर लीजिए। n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n/2 + 1th टर्म, और n की वैल्यू ऑड है तो 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, n + 1/2th टर्म और n + 3/2th टर्म। तो ये आपके पास 2 मिडिल टर्म यहां से बच्चों मिल जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि मिडिल टर्म निकालिए तो आप एक्सपेंशन में सबसे पहले n देखेंगे, उसके बाद आप ये टर्म बता देंगे कि मिडिल टर्म ये है, फिर आपको जनरल टर्म निकालना है और उसमें r की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास मिडिल टर्म निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों सब बच्चों को? तो जब भी मिडिल टर्म आएगा तो सबसे पहले आपको देखना है n इवन है या ऑड है। इवन है तो n/2 + 1th टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म, ऑड है तो n + 1/2th टर्म और n + 3/2th टर्म। टर्म पता लग गए आपको, उसके बाद तो आप निकाल ही सकते हो। फिर तो आपको जनरल टर्म निकालना है, r की वैल्यू पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल कराता हूं बच्चों मिडिल टर्म के, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन देखते हैं यहां पर मिडिल टर्म के। तो क्वेश्चन बच्चों आया हमारे पास कि क्या लेते हैं हम बच्चों? हम यहां पर लेते हैं फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2/x की होल पावर 10। अब आपके पास आया कि 3x - 2/x की होल पावर 10 है। उसने कहा कि आप यहां पर मिडिल टर्म फाइंड करिए। ठीक है बच्चों? अब इस एक्सपेंशन में हमें क्या निकाल कर दिखाना है? इस एक्सपेंशन में बच्चों हमें मिडिल टर्म निकाल कर दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले हमने लिखा बच्चों कि 3x - 2/x की होल पावर 10, तो हम यहां पे लिखेंगे here n = 10 बिलोंग्स टू इवन। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, यानी मिडिल टर्म एक ही मिलेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है n इवन है तो मिडिल टर्म बच्चों कौन सा हो जाता है? n/2 + 1th टर्म। तो ये हो गया बच्चों 10/2 + 1th टर्म, यानी कि 6 टर्म। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो 6 टर्म होगा बच्चों वो कैसा होगा? वो मिडिल टर्म होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्लियर आपको समझ में आ गया कि 3x - 2/x का जब आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो n की वैल्यू 10 थी, तो इसमें एक मिडिल टर्म निकल कर आएगा, क्योंकि n इवन है तो हमने पढ़ लिया था कि जब भी n इवन होता है तो एक मिडिल टर्म होता है बच्चों, और n की वैल्यू ऑड होती है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो n की वैल्यू इवन है, इसका मतलब एक मिडिल टर्म है, तो वो मिडिल टर्म बच्चों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा n/2 + 1th टर्म। तो 10/2 + 1th टर्म 6 टर्म निकल कर आ गया हमारे पास। ये 6 टर्म जो होगा बच्चों वो कैसा होगा? वो मिडिल टर्म होगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब बात हम करेंगे कि मिडिल टर्म तो हमें मिल गया, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए तो इसका जनरल टर्म लिखिए बच्चों। क्या लिखिए? जनरल टर्म। जनरल टर्म बच्चों TR+1, तो NCR 10CR। पहले वाला टर्म 3x की पावर 10 - r, दूसरा वाला -2x/x की पावर r। साइन के साथ ही लेंगे आप,
ये हो गया 10CR, 3 की पावर 10 माइनस आर, एक्स की पावर 10 माइनस आर, माइनस 2 की पावर आर, और नीचे बच्चों आपके पास आ गया एक्स की पावर आर। ये हो गया बच्चों -1 की पावर आर, 2 से -1 बाहर आ गया, 10CR, 3 की पावर 10 माइनस आर, 2 की पावर आर, और x की पावर 10 माइनस 2r, क्योंकि माइनस आर ऊपर चला गया, माइनस आर ऑलरेडी था। तो ये आपके पास आ गया TR+1। अब आपको T6 निकालना है बच्चों, तो T5+1, -1 की पावर 5, 10C5, 3 की पावर 10 माइनस 5, 2 की पावर 5, x की पावर 10 माइनस 2 इंटू 5। इतनी बात आपको समझ आ गई बच्चों। अब ये आपके पास हो गया बच्चों -1 की पावर 5, तो -1, 10C5, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, x की पावर 0, क्योंकि 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। ये माइनस साइन आ जाएगा, -10C5 और 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो हम लिख सकते हैं -10C5 और 3 2 जा 6 की पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर 5 थी तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया -10C5 6 की पावर 5। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये इसका मिडिल टर्म निकल कर आ गया। आई बात आपको समझ में कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों अगला जो टॉपिक आता है वो आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या आता है बच्चों? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी अगर किसी एक्सपेंशन में हमें यह निकालना है कि इस एक्सपेंशन में जो टर्म है वो हमें ऐसा निकालना है कि जिसमें एक्स ना आए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगला जो टॉपिक बच्चों आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब यहां पर आया बच्चों आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी वेरिएबल। अब आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल निकालना है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन है x प्लस ए की होल पावर n, उसमें आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म आपके पास हो जाएगा TR+1 इक्वल्स टू NCR, x की पावर n माइनस आर, ए की पावर r। फिर आप क्या करेंगे बच्चों कि जो वेरिएबल की पावर है यही तो नहीं आनी चाहिए उसमें। अब x की पावर n माइनस आर नहीं आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी पावर है वो 0 बन जाए। यानी अगर n माइनस आर 0 बन जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की पावर 0 हो जाएगी। अब x की पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। यानी कि x हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से निकल कर आ गया n इक्वल्स टू आर, यानी r की वैल्यू जब हम n पुट करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड फाइंड दैट पर्टिकुलर टर्म, तो आप क्या करेंगे? जनरल टर्म निकालेंगे। वेरिएबल की जो पावर होगी यानी x की जो पावर होगी उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, वहां से आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू निकालते ही आपको पता लग जाएगा कि r अगर वैल्यू r की वैल्यू जैसे 10 निकली है तो वो टर्म कौन सा हो गया? 11th हो गया। r की वैल्यू 4 निकली तो टर्म कौन सा हो गया? 5th टर्म हो गया। यानी 5th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब वो आपसे कहेगा टर्म कैलकुलेट करिए, तो आप जनरल टर्म r की जगह 4 रख दीजिए, जो टर्म निकल कर आएगा आपके पास वो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों आपको? अब यही चीज मैं आपको बच्चों एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ये तो मैंने आपको एक थ्योरी की फॉर्म में बता दिया, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, हम यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 ओवर 3x की पावर 9 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो ये कह रहा है कि एक्सपेंशन हमें किसका करना है? एक्सपेंशन हमें करना है 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 3x की होल पावर 9 का, और हमें निकालना है वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। ठीक है बच्चों? अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हम जनरल टर्म लिखेंगे 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 3x की होल पावर 9। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 3x की होल पावर 9। ये लिख सकते हैं बच्चों। अब हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे बच्चों। तो जनरल टर्म बच्चों हो जाएगा TR+1, तो ये हो जाएगा 9CR।
n की वैल्यू 9 हो गई। पहले वाला टर्म यानी 3x² होल पावर 9 माइनस आर, सेकेंड वाला टर्म -1/3x होल पावर r, यही हो जाएगा बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों कि हमने लिखा 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर, वेरिएबल को हमने और कांस्टेंट को अलग अलग कर लिया बच्चों, x² की पावर 9 माइनस आर, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बच्चों हमने लिखा -1/3 की पावर r 1/x की पावर r, इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अभी हो गया आपके पास देखिए 9CR 3 की पावर 9 माइनस आर ओवर 2 की पावर 9 माइनस आर, x की पावर 18 माइनस 2r और माइनस का r, ये माइनस आर ऊपर चला गया, 2 का इंटू हुआ तो 18 माइनस 2r। यहां से बच्चों आपके पास हो गया -1 की पावर r ओवर 3 की पावर r, ये 3 की पावर ऊपर चली जाएगी तो -1 की पावर r 9CR 3 की पावर बच्चों हो गई आपके पास 9 माइनस 2r, क्योंकि ये ऊपर चला गया, अपॉन में 2 की पावर 9 माइनस r, ये तो वेरिएबल हो गया, वो कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया बच्चों x की पावर 18 माइनस 3r, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये tr+1 की वैल्यू आ गई। अब हमने निकाला बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी बच्चों, इसका मतलब पावर कितनी थी इसकी 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो 18 इक्वल्स टू 3r, तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चों, r की वैल्यू निकल कर आ गई 6, यानी r की वैल्यू जब हम 6 पुट कर देंगे तो वो टर्म जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, डेट इज 7th टर्म, इतनी बात हमको समझ में आ गई। 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया कि इस एक्सपेंशन में जो 7th टर्म निकल कर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x निकल कर आएगा, ये तो बात क्लियरिटी हो गई। अब हमें 7th टर्म निकालना है बच्चों t7, तो हम क्या लिखेंगे t6+1, यही वाला हमारा जनरल टर्म था बच्चों, तो इसमें हम r की जगह क्या पुट कर देंगे 6, तो -1 की पावर 6 9c6 3 की पावर 9 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 2 की पावर 9 माइनस 6 इंटू में x की पावर 18 माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 6 18 माइनस ये तो प्लस हो गया बच्चों 9c6 हो गया, 3 की पावर 9 माइनस 12 माइनस 3 हो गया बच्चों, 3 की पावर में ये 2 की पावर 3 हो गया बच्चों, और ये हो गया x की पावर 0, तो ये हो गया 9c6, नीचे चला जाएगा बच्चों 1/27 इंटू 8, क्योंकि 2 की पावर 3 और 3 की पावर माइनस था 27 हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 9c6 अपॉन में 8 56 5 16 और 21 216, यानी कि 9c6 अपॉन 216 वैल्यू आ गई। 9c6 की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ये टर्म जो है वो हमारे पास निकल आएगा कि 7 टर्म है और इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे कि x की पावर 0 हो गई तो x हट गया। क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो ये आपको समझ में आया कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होता है। तो आज बच्चों जो हमने क्वेश्चन पढ़े वो ये पढ़े कि अगर हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालना हो तो हम उस जनरल टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, कैसे क्वेश्चन जनरल टर्म पे अराइज होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर आपको मिडिल टर्म निकालना हो तो हम पावर देखेंगे n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है बच्चों तो मिडिल टर्म 1 आएगा n/2 + 1th टर्म, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे n + 1/2th टर्म और n + 3/2th टर्म। इसी तरीके से बच्चों हमने आगे देखा कि अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले में, तो उससे आपको आइडिया लगेगा और कैसे क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब मैं बच्चों बस क्वेश्चन तो यही रहेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में बच्चों मैं यहां पर एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूं, यानी जो एक्सप्रेशन ये लिख रही है इसकी जगह हम दूसरे एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन रही होगी और उसे हमें कैसे सॉल्व करके देखना है। तो क्वेश्चन तो बच्चों यही रहेगा कि फाइंड द टर्म इन विच द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन चेंज कर देते हैं बच्चों, एक्सपेंशन हम लिख देते हैं x माइनस x² की होल पावर 3n विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब हमने ये कर दिया बच्चों, यानी अब यहां पे जो पावर दे रखी है वो n के टर्म्स में दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा टर्म है और उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन बच्चों, हमने लिखा x माइनस 1/x² की पावर 3n, यानी ये हो गया बच्चों x माइनस, तो प्लस आ जाएगा यहां पे -1/x² होल पावर 3n।
अब जनरल टर्म बच्चों आप लिखोगे तो जनरल टर्म आपके पास टी आर प्लस 1 आ जाएगा बच्चों 3n सी आर, पहले वाले टर्म की पावर 3n माइनस आर, दूसरे वाले टर्म की पावर 1/x² की पावर आर, यही हो जाएगा बच्चों। अलग अलग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3n सी आर, x की पावर 3n माइनस आर, -1 की पावर r और नीचे x की पावर 2r, यही हो जाएगा बच्चों। -1 की पावर r आगे आ गया बच्चों 3n सी आर, x की पावर 3n माइनस 3r हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2r ऊपर चला जाएगा तो 3n माइनस 3r, ये tr प्लस 1 आ गया बच्चों। अब आपने निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट इज पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0। पावर ऑफ x कितनी थी बच्चों 3n माइनस 3r इक्वल टू 0, 3n इक्वल्स टू 3r, 3 से 3 कैंसिल, यानी r की वैल्यू कितनी हो गई n हो गई। यानी अब जब r की वैल्यू n जाएगी तो वो टर्म क्या आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। अब r की वैल्यू n जाएगी दैट इज n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म हो गया क्योंकि एक ज्यादा होता है। अब tn प्लस 1 निकालेंगे बच्चों तो r की जगह n रख देंगे तो -1 की पावर n, 3n cn, x की पावर 3n माइनस 3n, तो ये हो गया -1 की पावर n 3n cn। तो ये जो टर्म निकल कर आ गया बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ x निकल कर आ गया। n जब हमें पता होगा तो हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर n की वैल्यू इवन हुई तो पॉजिटिव कोफिशिएंट निकल आएगा और n की वैल्यू ऑड हुई तो नेगेटिव कोफिशिएंट निकल आएगा। तो ये हमारे पास आ गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्लियर हुआ बच्चों? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आंसर में क्या नहीं था, x नहीं था, इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये टर्म निकल कर आएगा वो उसमें x नहीं होगा, यानी ये टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को बच्चों? तो आज आपने जो टॉपिक पढ़े बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं बच्चों, मिडिल टर्म के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया बच्चों, सारे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज समझाई है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करा है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।